अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्टार्ट में इनसे ही बात करते हैं, शुरू करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके आजकल की दुनिया में डर कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर सना, आप बताएं, आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है? अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैं पूछ रहा था कि मेरे बालों पे ऐसा लग रहा है जैसे बम ब्लास्ट हो गया है। तो हम कॉन्शियस होते हैं बालों को लेके, अपनी फिजीक को लेके, अपने कपड़ों को लेके। आज से कोई 50 साल पहले, 100 साल पहले मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह सेल्फ इमेज कॉन्शियस होगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोच लेंगे, क्या राय कायम करेंगे। तो आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर खौफ हमारे यही होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर जैनब? अच्छा, तो सर मुझे लग रहा है कि यही खौफ होता है जजमेंट का, कि कोई आपको। फियर ऑफ इवेल्युएशन, जी, कोई जज कर इवेल्युएट। लेगा। जी, कोई कहेगा, और कोई आपकी लैंग्वेज पे, कोई आपकी ड्रेसिंग हम्म, पे। तो उन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। जी जी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि अगर इंसान की अपनी विल पावर हम्म, स्ट्रांग हो, वो इन बातों पे हम्म। ना ध्यान दे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान फिर भी जाता है, ये जाता क्यों है। जाता है, इस बारे में हमने गुफ्तगू जाता करनी है। है, लेकिन हम जितना भी कंट्रोल कर लें फिर भी कोई छोटी से छोटी बात आ जाती है माइंड में। अगर कोई सूट हमें बहुत पसंद है, हमने दिल से बनाया है, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये नहीं, ये सिलाई यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे, तो भी डाउट आ जाता है, हाँ ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बेशक 100 बंदों ने। इसका मतलब कि हम दूसरों के मोहताज महसूस करते हैं, कि दूसरे डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह रहना है, कैसा महसूस करना है। हमारे एहसासात, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है हमें कंट्रोल करने का, वो हम जब किसी दूसरे को सौंप देते हैं तो इस कैफियत को डिफ्लेक्शन कहते हैं। हम माशरे को सौंप देते हैं। कुछ लोगों ने किसी खास मखसूस पर्सनैलिटीज़ को सौंपा होता है। तो शर्मिंदगी का खौफ, फियर ऑफ एम्बैरसमेंट, फलां ये ना सोच ले हमारे बारे में, मेरे एहसासात हर्ट ना हो जाएं कहीं। तो ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, मेरी इंसल्ट ना हो जाए क्लास में, टीचर ये ना सोच ले, स्टूडेंट्स ये ना समझ लें। तो जो 5,000 साल पहले के इंसान थे, वो क्या इस बारे में कॉन्शियस थे कि मेरे बाल कैसे हैं, मैंने एक जुम्बी कटिंग करवानी है, ठीक है, कौन सी कटिंग करवानी है मैंने, मेरी ड्रेसिंग कैसी होगी, वो पत्ते हैं बस ढांपा हुआ थोड़ा सा अपने आप को। तो यही चलता था ना। तो वो शख्स जो जंगलों में रहा करता था, उसका जो मेन फोकस था वो क्या था? जंगली जानवरों से बचना, शिकार करना, दुश्मन के हमले से बचना, अपनी बका। अपनी बका। और अपनी बका में वो नस्ल बढ़ाने के लिए भी उनका एक सिस्टम होता होगा कि किस तरह शादी ब्याह और क्या चीज़। आजकल का इंसान महफूज दीवारों के अंदर है। अब जो पुराने ज़माने का इंसान था, उसको ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, मैंने कौन सा पत्ते से अपने को ढांपा है, वो पत्ता कितना बड़ा है, छोटा है, किस तरह मैंने ढांपा, नहीं। और मुझे लगता है कि फिजिकल वो जो एक फिजीक के बारे में था, वो भी कम होता होगा कि इसका कद छोटा है, इसका कद बड़ा है, ये गोरे रंग का है, ये काले का है, इसके दांत अच्छे। तब ये ज़्यादा नहीं होता होगा अगर हम अपने आज बचपन से देखें तो। आज का जो इंसान है, वो अपने आप को दूसरों की नज़र से देखना शुरू हो गया है। जी, दूसरे उसके बारे में क्या राय पेश करते हैं। एग्जैक्टली। यानी ऐसा है कि जैसे हम एक पिंजरे में हैं और हम एक कैद है। दिमागी तौर पर हमारे अंदर ये सोच है कि अगर हमने ये ड्रेस पहना तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम उस तरह से उस फंक्शन में नहीं गए जैसी वहाँ पे गैदरिंग होगी, तो हम अजीब लगेंगे, लोग बिल्कुल। हमारे बारे में बातें करेंगे। और आजकल कंपटीशन भी बहुत है इस हवाले से। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि कंपटीशन भी ऐसा है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। वो जंगलों वाला जो इंसान था, वो उसके दिमाग का मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, उसके पास कंट्रोल ज्यादा था। वो बस अलर्ट रहता था कि मुझ मेरे पे खतरा ना आ जाए और मैंने शिकार कैसे करना, दैट्स इट। फिर नस्ल दर नस्ल ब्रेन इवॉल्व होता गया। मोस्ट इवोल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब पीएफसी जिसके दिमाग में हुकूमत कर रहा है, वो बैलेंस अप्रोच रखता है। और जिसके दिमाग में आज की दुनिया में वो जंगलों वाले इंसान की तरह लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम का एरिया अमिगडाला, जिसको हम बॉडी अलार्म कहते हैं, वो एक्टिवेट रहता है। तो वो फिर उसको थ्रेट डिटेक्ट करके देता है कि कुछ तो बुरा है। और आज की दुनिया में, आज के महफूज घरों में बुरा क्या हो सकता है? या तो एक्सटर्नल थ्रेट का डर रहता है या इंटरनल थ्रेट का। ज्यादातर जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोग होते हैं, उनका लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला ज्यादा एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेशन उसमें ज्यादा होती है। और फिर वो होता क्या है, फिर उसको एक्सटर्नल थ्रेट रहता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए,
मेरी अम्मी गई हैं बाजार तो कहीं उनको कोई किडनैप ना कर ले। तरह तरह की चीज़ें एक्सटर्नल, दूसरे के हवाले से, दूसरे को नुकसान ना दे दें, मुझे ना दे दें, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह खौफ ही रहेगा, मेरे हस्बैंड बाहर गए कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। इतना मनफी सोचेगा, वो अलार्म, वो फाल्स अलार्म बजेगा, खतरा है ही नहीं और अलार्म बज रहा है कि कुछ तो है, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और ऐसे लोग फिर अपने आप को पहुंचा हुआ कंसीडर करते। सर मैं तो सच्चे ख्वाब देखती हूँ, मुझे पहले भी ख्वाब आया था तो ऐसा ही हुआ था। फिर उनकी इस तरह की सोच हो जाती। ये सारी सोच अमिगडाला जो बॉडी में थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है कि तुम्हें एक्सटर्नल डेंजर है या तुम्हें इंटरनल डेंजर है। अब कुछ लोग होते हैं वो तो बाहर के खौफ में ज्यादा होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अंदर के खौफ से ज्यादा होते हैं। ये कहीं कैंसर तो नहीं, ये पिंपल जो बना है, कहीं मुझे अल्सर तो नहीं, मैं दूसरों जैसे क्यों नहीं, मैं यहाँ से मोटी क्यों हूँ, यहाँ से छोटी क्यों हूँ। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह कोई लोग हल्की सी खांसी को टीबी से तशबीह देंगे, कहीं मुझे अल्सर तो नहीं, मेरे दिल पे बोझ आ रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। उनकी ये चीज़ ट्रिगर कर जाएगी, इतनी करेगी कि उनको, उनका जो फाइट एंड फ्लाइट है ना वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। फिर वो क्या करवाएगा, वो इंसान से ऐसी चीज़ें करवाएगा जो कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता। मसलन डॉक्टर पास जाएगा, डिफरेंट डॉक्टर शॉपिंग करेगा, डॉक्टर हकीम सब, और पुराने डॉक्टर की कार्रवाई उस डॉक्टर से शेयर करेगा, कंपेयर करेगा कि ये क्या इस पे अप्रोच रखता है। मेडिकल स्टोर से जाके पूछेगा ये जो दवाई डॉक्टर ने दी है ये क्या है, वो कहेगा अच्छा तुझे ये दवाई दे दी, ये तो फलां है। फिर वहम आ जाएगा, वो बाल की खाल उतारेगा। इस तरह उसका वहम बढ़ेगा, वो किसी पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकेगा, उसको वो अलामत भी आएगी, वो बोझ भी आएगा। जो फिजिकल उसको अलामत आ रही है ना वो जहनी मसाइल की वजह से। जहन में जो मैं अभी आपको न्यूरोबायोलॉजी समझा रहा हूँ कि जहन में जो पुर्जा ओवर एक्टिवेट है वो है अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम। वो क्या फील करवा रहा है, वो फील करवा रहा है तुम्हें कोई खतरा। जब ऐसा महसूस होगा तो जो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो बैलेंस नहीं रहेंगे, उसमें भी सेरोटोनिन के लेवल गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन भी लो हो जाएगी, डोपामिन का लेवल भी उस तरह नहीं रहेगा। ऐसा इंसान फरार अख्तियार करने के लिए कुछ ना कुछ सरगर्मियां करेगा। वो सरगर्मियां भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होंगी, उसमें भी उसके डोपामिन बेस लाइन से भी गिरेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होंगी। फिर वो इलाज भी अपनी मर्जी का चाहेगा, वो अपने दिमाग का कहा मानेगा, जबकि उसका दिमाग तो अभी सही से काम नहीं कर रहा, नॉर्मल नहीं है। तो जब वो अपने इस दिमाग का कहा मानेगा तो फिर वो बर्बादी की तरफ जा रहा होगा। रात मैंने एक क्लाइंट का सेशन किया, उसने इकट्ठे 4 डॉक्टर्स को फीस जमा करवाई और यह के बाद दिगरे उसने 4 से सेशन लिया। और वो फिजिकली फिट है और उसको मसला क्या है, उसको मसला ये है कि उसको एक तो जीएडी, इलनेस एंजाइटी, कि मुझे कुछ है। वो एक डॉक्टर पास गया, उसको कहा कि कुछ भी हो मेरी एंडोस्कोपी करो। वो डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, नहीं करो, जब तक रिपोर्ट देख नहीं ली तसल्ली नहीं आई। अब उसके जहन में आ रहा है कि वो डॉक्टर शायद इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, शायद उसकी वो एंडोस्कोपी करने वाली जो टेक्नोलॉजी उसमें कोई प्रॉब्लम हो, लेबॉर्ट्री बदलेगा। हफ्ता 10 दिन उसको थोड़ा सा उसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा पुरसकून होगा, फिर एक नया ट्रिगर, फिर एक नई कैफियत। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि हमें जो सुनने वाले हैं, जो इस चीज से गुजर रहे हैं, वो इस चीज की गहराई को समझें कि उनके दिमाग में हो क्या रहा है। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि देखिए हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग को एक सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, कोई भी एक बात, यानी कि मुझे ये बीमारी होने वाली है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, और हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज़ पे अमल करना शुरू कर देता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हाई एंड लो होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो बात कह रहे हों वो होना शुरू हो रहा है? इसको कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड फियर। प्री ऑक्यूपाइड फियर, पहले से ही एक चीज जकड़ ले कि मुझे ये होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मैं अभी क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, इन लोगों को यही होता है और वो चीज होती है। मसलन वो मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरी मामा ने कहा कि सब्जी लेके आओ, तो मैं पहले से ही सोच रहा हूं मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो रास्ते में मुझे कुछ हो जाएगा, और रास्ते में वो इंतजार कर रहा है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और फिर उसको वो होगा और वो होता है। वो क्या होता है, घबराहट का एक दौरा आता है, पसीने आएंगे, ऐसे लगेगा जैसे टांगों में जान ही नहीं रही, टांगें बिल्कुल मफलूज हो जाएंगी, जैसे काम करना बंद कर गई। तो इसमें बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, इसको हम कहते हैं मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। आपको देख के बात करनी है, मैं उधर देख रहा हूँ, सॉरी।
ये मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स होंगी कि आपकी बॉडी की टेस्टिंग की जाए तो बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगी, लेकिन फर्द परेशान हो जाएगा कि मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मुझे कुछ तो दिक्कत है। तो अब ये जो सवाल है इसका दूसरा रुख देखते हैं। इसका दूसरा रुख, जब हम कहते हैं जो मैं सोचता हूं वो होने लगता है, जुड़ा हुआ है जमाना मेरे गुमान के साथ। आपके गुमान उस चीज को आप पे लाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली नहीं लाएंगे, वो सूडो सिम्टम्स होंगे। समझ गए मेरी बात? मसलन वो कहीं मुझे दिल का दौरा ना आ जाए, आपको दिल के दौरे की अलामत आएंगी, ठीक है? इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपका दिल एक्चुअली वो दौरा आ गया, वो लगेगा कि दौरा आ रहा है, वो परसेप्शन में वो चीज आ जाएगी, लेकिन वो मेडिकली वो चीज नहीं होगी। गॉट इट? तो क्या ये फैक्टिशियस या मेलिंगरिंग इन दोनों में आ बिल्कुल सकता है? बिल्कुल। फैक्टिशियस डिसऑर्डर, नाजरीन, फैक्टिशियस डिसऑर्डर में ये चीज आएगी। मलिंगरिंग कहलाती है कि जानबूझ के इंसान अटेंशन सीकर हो, वो दूसरों की तवज्जो लेने के लिए करे। सम एक्सटेंट हर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इंसान होता है वो तवज्जो गेन करता है। जैसे कि मेरे क्लाइंट कहते हैं कि मेरे अब्बू और भाई मेरे से थोड़ा सा दूर चले गए और वो मुझे दिख नहीं रहे थे रश में, तो फिर मुझे फिक्र हुई और मुझे लगा कि मेरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। अभी बात हो रही थी कि प्रीऑक्युपाइड फियर के बारे में बात हो रही थी कि इंसान को सम टाइम पहले से ही कोई चीज़ अज्यूम करने की आदत हो जाती है कि ये चीज़ हो जाएगी, और फिर वो चीज़ होती है। लेकिन वो चीज़ जो होती है वो कितनी हद तक होती है? क्या वो बॉडी में आ जाती है? मेरे क्लाइंट, उन्होंने इंडियन किसी यूट्यूबर को, मोटिवेशन स्पीकर को सुना, और वो कह रहा था कि जब इंसान ऐसा सोचता है तो उसके दिल में वाकई मसला आ जाता है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो उसको डर पड़ गया, उसको पहले ही जीएडी था कि वो जनरलाइज करता है, जो देखता है जो सुनता है वो जनरलाइज करता है खुद की बॉडी पे, वो सिम्टम्स प्रोजेक्ट कर लेता है। तो वो परेशान हो गया। उसने ये पूछा कि क्या मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा? मैं भी तो ऐसा ऐसा महसूस करता हूँ जैसा उसने बताया। तो सिर्फ सोचने से अलामत जरूर आ सकती हैं बॉडी में, ठीक है, लेकिन वो मेडिकली अनएक्सप्लेन होगी। टेस्टिंग आपके जिस्म में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कोरोना के दिनों में बहुत से लोगों को स्मेल और टेस्ट गड़बड़ हो गए थे। इस्लामाबाद से भी यहाँ पे क्लाइंट्स आए और उनको कोरोना की सारी सिम्टम्स आ रही थी। इसी तरह कुछ क्लाइंट्स को हार्ट अटैक की सारी सिम्टम्स आती हैं, लेकिन उनकी इको, ईसीजी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये वो वजह होती है जब हमारी कम्युनिटी में सोचा जाना शुरू होता है कि कीता कराया, किसी ने दम कर दिया है, कोई जिन्नात का साया। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जब इंसान साइंस को, साइकोलॉजी को समझ नहीं पाता, तो वो फिर दम दरूद और पीर बाबा की तरफ जाता है। और ये बहुत दिल खराश है। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ डायरी मेथड। वो क्यों कहता हूँ, अभी हम तज़किरा भी करेंगे। वो अक्सर डायरीज जब वो लिख लेती हैं तो वो मैं पढ़ता हूँ। एक पेज में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा अल्फाज के हेर फेर से। एक लड़की जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है और जो बहुत से हवादस से गुजर रही है, जिंदगी के जो हादसात हैं, उसको एक अप्रूवल की ज़रूरत है। घर वाले उसको एक अप्रूवल दें, उसको समझें, उसको समझाएं, वो उसे मिल नहीं रहा। इस दौरान में उसकी वालदा ने कहा कि इसको ले जाते हैं एक मौलाना की तरफ दम करवाने के। वो एक मौलवी साहब के पास ले गए। अब मौलवी साहब दम करते थे। मौलवी साहब ने दम के दौरान ही उसको दोस्ती की ऑफर कर दी, और वो पहले डर रही है कि मैं अम्मी को क्या कहूँ, मैं बताऊँ ना बताऊँ, मैं किधर को जाऊँ। इन्हीं दिनों में उसके एक जो बुजुर्ग टीचर थे उन्होंने भी पेशकश कर दी, और जब उसने पेशकश ठुकराई, पहले तो उसको समझ नहीं आया कि ये दादा को मुझे क्या कह रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको जब समझ आई कि ये क्या बात हुई, तो वो फ्रस्ट्रेशन में उसको डांटना शुरू हो गए। क्लासरूम में उसे डांटते रहना, तुम में अकड़ है, तुम में ये है। इस दौरान कोई 5-6 लोग उसकी जिंदगी को जहन्नम बना रहे थे। वो ग्रोइंग एज में है, उसको समझ नहीं आ रही वो किधर को जाए, ठीक है। घर में जो बाबा हैं वो उसको शक की निगाह से देखते हैं, बाबा के अपने मसाइल हैं, वो हमेशा उस पर शक करते हैं, सारा नजला उस पर गिरता है, जो भी गुस्सा आता है उस पर गिरता है। तो ऐसे में वो क्या करेगी, प्री ऑक्युपाइड फियर का शिकार हो जाएगी। और उसने अपनी डायरी में ये अल्फाज भी लिखे कि वो सफाई देने वाली अर्ज में शिकार होगी। कोरोना आ गया, उसकी एक क्लास हो रही थी, वो छत पे वो क्लास ले रही थी, और उसकी फैमिली से ही कोई ऊपर आया, कुछ चाचा वगैरह उसका ऊपर आया, तो वो क्लास के दौरान उसको बता रही है कि मैं क्लास ले रही हूँ, सिर्फ ये सोच के कि कहीं ये ना समझ ले कि मैं कोई
किसी से बात करें, ये हफाजती इकदामात ब्रेन करना शुरू हो जाता है और ये इसमें इख्तियार नहीं होता। एक्स्ट्रा सफाई देने वाली चीज़ आ जाती है कि इंसान फौरी तौर पे दूसरों को जवाब दे रहा था। वजह, बचपन में उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया गया, उस वजह से भी वो ट्रिगर हो गया सारा कुछ। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो रही होती हैं और कहीं ना कहीं खुद को अभी मैं एक सेशन कर रहा था, 19 साल की हैं सिर्फ, उनमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां, इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स हैं उसमें उनमें भी बुराइयां। तो फिर वो मिसफिट फील करती है और वो सोचना शुरू कर देती है कि कहीं कहीं मैं कोई गुनाहगार तो नहीं, या मेरे में तो नहीं फॉल्ट। एंग्जाइटीज जब बहुत ज्यादा होती हैं तो वो कंपल्सिव एक्ट और ओसीडी के फीचर्स बनती हैं। गॉट इट? तो ये उसी पे हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन में कौन सा रीजन ओवर एक्टिवेट होता है। जो कदीम इंसान था उसका कौन सा रीजन ओवर एक्टिवेट था? लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला, जो कि क्या करता है? अलर्ट करता है, एक अलार्म जारी कर देता है कि तुम्हें कोई खतरा है, तुम्हें दूसरों की बातों का खतरा है। पहले तो दूसरों का फिजिकल अटैक का खतरा था ना, वो जो इंसान कदीम था। आजकल वो फिजिकल अटैक का खतरा कम होता है, कोई सोच ना ले, कोई मेरे खिलाफ कह ना दे, इस चीज का ज्यादा होता है। फलां ये बात ना कर दे, फलां ये ना समझ ले। तो हमारा लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला, जिसकी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है कि तुमने थ्रेट डिटेक्ट करना है ताकि इंसान को डेंजर से बचा सको। अब क्या हुआ? अब कोई डेंजर नहीं था, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजरी कि वो अलर्ट हो गया, किसी बात पे वो अलर्ट हो गया। अब वो इतना स्टिमुलेट हो गया कि उसने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर्स को कम कर दिया ब्रेन में। ब्रेन में फजीलत किसको होनी चाहिए? मोस्ट इवोल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। और जब वो फजीलत कम होना शुरू हो जाए तो फजीलत कौन ले लेता है? लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का एरिया अमिगडाला, वो फॉल्स अलार्म जारी करता रहता है, वो तरह तरह के खौफ पैदा करता रहता है। तो आमतौर पे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि 10 दिन ये कर लो जिंदगी बदल जाएगी, 3 दिन ये कर लो। तो आज हम भी क्लेम करेंगे कि आप 3 दिन ये चीजें कर लो जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट? वो क्या है जी? फनी सा सवाल है जी जी ये कि अक्सर हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कोई यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पे, लिखा होता है कि कुछ लड़कियों के नाम जो इस नाम हर्फ से शुरू होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटीज पाई जाती हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है, बस वो साइकोलॉजी को बदनाम किया जाता है। तो बस साइकोलॉजी और नजूमीपन, इसको पैरेलल चलाया जाता है। हर चीज़ का नाम, जैसे कोई अच्छा सा शेर हो उसको उलामा इकबाल फरमाते हैं या हजरत अली का कौल कह दिया जाता है ना। तो वो अच्छी बात तो हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी वो जो रेफरेंस है वो बिल्कुल ठीक हो, करेक्ट हो। और सर आपने जैसे बोला कि इंसान जो है ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। जी जी। तो फिर इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाता है? वो कौन सी? अभी उसी पे बात करना चाह रहे हैं। ओवर एक्सप्लेन, ओवर एनालाइज, ठीक है, ये बहुत तेजी से होगा। अमिगडाला ओवर एक्टिवेट है ना, उस वजह से ये होगा। फौरी तौर पे डरे सहमे रहना, और जब इंसान डरा सहमा रहता है ना तो उसको दूसरे लोगों से ज्यादा खतरा होता है, दूसरे लोग उसको फिर ज्यादा तकलीफ देते हैं। नंबर 1, सेल्फ कोचिंग मोड। ऐसी कैफियत में ये जो हमने डिस्कस की हैं, आपको अपने आप को हमेशा अंदर ही अंदर पैगाम देना है कि यू आर सेफ, तुम्हें कोई खतरा नहीं। खुद को इस तरह डील करें कि जैसे आप खुद कोचिंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी दूसरे इंसान की कोचिंग करते हैं ना। आयशा, आप मुझे बताएं कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से किस तरह ट्रीट करना चाहेंगी? जब वो घर आएगी तो आप उसको अच्छा बोलेंगी, अच्छा खिलाएंगी, उसको अच्छा फील करवाएंगी। तो आज के बाद आप अपनी बेस्ट फ्रेंड हैं, आप खुद को अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है? खुद को इस तरह फील करवाएंगे जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फील करवाते हैं, या जिसको आप मुकद्दम जानते हैं उसको फील करवाते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। ये डॉक्टर आयशा जो हैं, ये एक्स्ट्रा नाइस पर्सनैलिटी है। ये मैं इनका टीचर रहा हूँ, ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट जो मैं शायद किसी ने मुझे नहीं दी। एक मेरी स्टूडेंट होती थी जैनब, शायद वो सुन रही हूँ, वो भी मुझे रिस्पेक्टेड सर कह के बुलाती थी। तो मुझे समटाइम लगता था कि ये इतना भी मैं रिस्पेक्टेड नहीं जितना ये मुझे कह रही। तो समटाइम वो वाकयातन जज्बात होते हैं दिल की गहराई से, मगर मैं इनको ये कहता था कि इज्जत दिल में होती है। कभी भी अगले बंदे को ज्यादा शो ना करवाओ। अगला बंदा मैं ना होगा, कोई और होगा, कोई भी हो सकता है, तो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है? तो ये नहीं समझ पाती थी कि अगले बंदे से मुझे कैसे खतरा होगा। तो सोसाइटी जो है वो इस तरह बांप लेती है, वो आपकी अच्छाई को टारगेट करेगी,
और आप सोचते रह जाएंगे कि मैंने क्या किया। आपका जुर्म आपकी अच्छाई होगा। ठीक है, तो सेल्फ कोचिंग मोड में चले जाना है। साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी ये कहती है द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ चेंजेस द वे योर ब्रेन रीवायर्स इटसेल्फ। जिस तरह आप खुद से मुखातिब होते हैं उस तरह आपकी ब्रेन की वायरिंग होना शुरू हो जाती है, आपके ब्रेन पाथवेज उस तरह होते हैं। आप अपने आप से कैसे मुखातिब होती हैं? आई एम ए लूजर, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जिंदगी में पीछे रहेगी, मैं ज्यादा प्यारी भी नहीं, यहाँ से छोटी यहाँ से मोटी, इस तरह का रंग होना चाहिए था, ये नहीं है, नाक ऐसी है। कुछ लोग दूसरे फील करवाएंगे, सॉरी टू से, आप ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपका अंदर हो सकता है कि आपका अंदर आपसे इस तरह की बातें करता रहे। आपका इनर सेल्फ, जो इनर डायलॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाए इनर डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महज 3 दिन के लिए आप अपना इंटरनल डायलॉग चेंज करें। वालेकुम अस्सलाम। आप वो दरवाजा बंद कर दें, चले आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आपको फिर हमेशा की तरह चेयर नहीं मिल रही। आपका सजा ये है कि वो आप दरवाजा बंद करें और ये विंडो खोल लें ताकि आपको फ्रेश एयर आ सके। अब आप सोचें कि आपकी सजा क्यों है। अच्छा, ये जो इंटरनल डायलॉग होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं? इंटरनल डायलॉग्स जो हैं ये क्या होते हैं? जैसे जी सेल्फ स्टेटमेंट्स आपने खुद को बोली हैं, इंटरनल डायलॉग। ये पकड़ाएं इनको माइक। सेल्फ स्टेटमेंट्स होती हैं जो इंसान खुद के बारे में, सेल्फ एफिकेसी कह सकते हैं, सेल्फ एस्टीम का एक एलिमेंट होता है। समटाइम हम खुद के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं इसमें भी बेस्ट हूँ, मैं इसमें भी बेस्ट हूँ, रख रहे होते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से उस पर बिलीव नहीं होता। हमें डाउट होता है, हमें किसी दूसरे से राय चाहिए होती है, कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, जैसे कि कोई तस्वीर पोस्ट की है तो फलां ने वॉच कर लिया कि नहीं, या फलां उस पर लाइक दे रहा है या नहीं दे रहा, कितने व्यूज आ गए। हाँ, तो ये भी वही चीज है कि हमारा अमिगडाला ओवर एक्टिवेट है और ब्रेन का वो एरिया क्या करवा रहा है, वो दूसरों से एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख पैदा कर रहा है। और ये तकरीबन सब में होती है। आयशा आपके आने से पहले मैं इनसे कह रहा था कि मेरे बाल बम ब्लास्ट हुआ है, मेरा मेकअप भी नहीं सही। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं हम, और हम सब होते हैं। कोई थोड़ा सा ज्यादा होता है, कोई थोड़ा कम होता है, कोई आईने के सामने ज्यादा रहता है, कोई आईना देखना ही नहीं चाहता, इतनी नफरत करता है खुद से। ठीक है, और कोई खुद को प्यार से डील करता है, कोई खुद को नफरत से डील करता है। तो इंटरनल डायलॉग ये वो अल्फाज हैं जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको चेंज करना है। आमतौर पर ये अल्फाज क्या होते हैं? मसलन अभी अगर आपको कोई कॉल आ जाए जोहा, तो आपसे पूछा जाए आपका क्या हाल है, तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 तरह का होता है, एक होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एक दिल से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं सामने वाले को कि हाँ जी वाकई हम ठीक नहीं है। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी कहना पड़ता है क्योंकि आप सामने वाले को पर्सनली नहीं बता सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम। अगर आप उसे कह दो मैं ठीक नहीं हूँ तो वो पूछेगा, फिर आपको एक और झूठ बोलना पड़ेगा, तो इसलिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते हैं। हाँ, ये पॉइंट मैंने भी नहीं कभी नोट किया। आमतौर पे हम दूसरे को लिमिट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, बस ठीक है हाल चाल। मुझे रिसेंटली याद आ गया एक फर्द जिसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी, उसको मैंने हाल चाल पूछा तो उसने तकरीबन शटअप कॉल होती है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है, जैसे वो दुख बताना नहीं चाह रहा हो, जैसे वो अपने दायरे में आपको अंदर नहीं आना चाहिए। वो कोई थेरेपी नहीं चल रही थी, वो ऐसे ही एक रैंडम मुलाकात हुई तो उसमें ये चीज़ है। तो क्या आपका अल्हम्दुलिल्लाह वो माओ जैसा है जिसमें इंसान अल्हम्दुलिल्लाह के बाद लंबी फहरिस्त जारी करता है सिम्टम्स की, गोदों में दर्द है ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, बस जी अल्लाह जिन्ने च रखे, आखिर पे ये कोई शुक्र नहीं है। इंटरनल डायलॉग को नोट करें, क्या आप इस अल्हम्दुलिल्लाह में, इसको शिफ्ट करके दूसरे वाकयातन जो अल्हम्दुलिल्लाह होता है उसमें शिफ्ट करना है। गॉट इट? ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा, कुछ लोगों की तबीयत वैसे ही नाशुक्रगुजार होती है और कुछ लोग इससे भी आगे के विक्टिम होते हैं, वो हर किसी से दुखड़े शेयर करते हैं। मैं अमेरिका में एक सेशन कर रहा तो मैंने उनसे पूछा कि आपके सिबलिंग्स में आपकी किसके साथ ज़्यादा बनती है, तो उसने कहा मेरी बहना डॉक्टर है तो मैं उनसे बात कर लेती है। तो मैंने अप्रिशिएट किया। उसने कहा नहीं, लेकिन मैं अभी 5 मिनट बात करती हूँ तो वो 10 मिनट करती है और वो उसमें
मैं कोई दुख बताती हूँ तो वो अपने डबल करके दुख बताती हैं। तो सम टाइम आप की सराउंडिंग में इस तरह के लोग होंगे जो आपको सुनने के साथ ही अपना दुखड़ा शेयर करेंगे, और आप भी सम टाइम ढूंढ रहे होंगे कि किसी के साथ मैं दुखड़ा शेयर करूं। वो एक शेर है ना, ये क्या आदत कि दुखड़े हर किसी के सामने रोना, जिसे मिलना लिपट जाना, गले का हार हो जाना। सम टाइम अजनबी के साथ दुखड़े शेयर करना, ठीक है। तो ये दुखड़े शेयर करना प्रोफेशनल्स के साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैमिली अफराद के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये दुखड़े महंगे पड़ते हैं, वो आपकी कमज़ोरी पे वार कर सकते हैं। सर जी। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं जब लाहौर में थी, इंटर्नशिप कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे मेरे साथ थी एक कोलीग थी, साथ फ्रेंड समझ लें। मतलब कि उसका अपना क्लिनिक है, जी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है और वो रन कर रही है काफ़ी टाइम से क्लिनिक। उसकी एक आदत थी कि वो मुझे अपना दुख सुनाएगी, ठीक है, मुझसे अपनी हमदर्दी समेट जी। लेगी। उसके बाद जो मुझे जानते हैं उनके पास जाएगी, उनको वही चीज़ें बताएगी। यानी जितने भी लोग थे इंटर्नशिप पे, तकरीबन सबको उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं। उसके बाद वो इंटर्नशिप हमारी ख़त्म हुई, हमारी चाइल्ड इंटर्नशिप शुरू हुई। वहाँ पे जितने लोग थे, वहाँ पे उन सबको उसने बताया कि मेरे साथ उसकी मैरिड लाइफ में क्या क्या इशू हैं। उसके बाद क्लास में बात हुई तो जो हमारी लेक्चरर थी उन्होंने पूछा ऐसे ही, तो शी सेड कि उसकी तो लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, और जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी कि ये इशू हैं, उससे वो मुकर गई। ऐसा क्यों? मतलब सबको उसने बताया कि सर ये इशू है, उसकी सास अच्छी नहीं है। वो उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें सिर्फ दूसरे की हमदर्दी लेनी होती है, ये अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। घर के हालात अक्सर बेहतरीन होते हैं और अपने इर्द गिर्द डिस्कस किया जा रहा होता है कि नहीं बहुत तंगी है मुआशी तौर पे, ऐसा भी होता है कि कहीं मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, या और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ वही चीज़ है, मलिंगरिंग में आ जाता है कि आप अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं और एक्चुअली आपको आदत है कि लोग आप पे तरस खाएं, ठीक है। अच्छा, सिबलिंग्स में कुछ बहन भाइयों में कोई ऐसी पर्सनालिटी होता है कि जो वालदैन को अपने दुखड़े बताता रहता है, वालदैन उसके सदके बारी जाते हैं। जो नहीं बताता उसको समझा जाता है कि ये बच्चा ऐसे ही है, ये अच्छा नहीं। अच्छा बच्चा होने की वजह क्या होती है? अपने दुखड़े मैक्सिमम शेयर किया जाए कि मेरे साथ यहाँ भी ज्यादती होगी। वालदैन फिर उस बच्चे को एक्स्ट्रा केयर देते हैं और वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा कर रहा हो। और ये कि अपना काम पूरा होने के बाद वो साइड पे हो जाना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि वालदैन से कोई एक्स्ट्रा मोहब्बत थी। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, जो शिकवे, गिले, एतराज़ात, मायूसियाँ, उदासियाँ, नाराज़गियाँ, उलझने, दर्दें, ये शेयर करते रहना, खुद को भी बताते रहना, ये उस चीज़ को और बढ़ा देता है। करना क्या है? करना ये है कि ये तमाम अल्फाज जो इंटरनल डायलॉग कहलाते हैं, इनको चेंज करना है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट मेजरेबल इम्पैक्ट है ना, वो आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री पे पड़ता है। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपकी ब्रेन की वायरिंग उस तरह हो रही होती है जिस तरह आप दुखड़े शेयर कर रहे होते हैं। गॉट इट? आपको पता चल जाए कि ये आपके दिमाग के साथ क्या खलवाड़ कर रहे हैं, बाकायदा आपके केमिकल्स लेवल्स को डायरेक्टली ये चीज़ें मुतासर कर रही होती हैं। ब्रेन केमिकल्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे डोपामिन है, एड्रीनलिन है, सेरोटोनिन है, ये 3-4 केमिकल, इवन गाबा, इसकी एक्टिविटी को ये शदीद मुतासर करता है। कौन? इंटरनल डायलॉग। इंटरनल डायलॉग अगर आपका नेगेटिव है तो इसको आपने अपने क्लाइंट का इंटरनल डायलॉग चेक करना है। आपका क्लाइंट, उसका इंटरनल डायलॉग क्या है, इसको आपने मॉनिटर करना है, देखना है। जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप उस पर काम कर सकेंगे। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो। ये पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन से आगे की बात है। आप यूं समझें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत पीछे रह जाती है। ये एक्शनेबल स्ट्रेटजी है कि आप अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव करें। दोबारा से पेरेंटिंग करनी है ना खुद की। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसको बाकायदा साइकोलॉजी की जुबान में कहा जाता है सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आप डिलिबरेटली उस चीज पे अपनी इनर लैंग्वेज को चेंज करेंगे। जब आप अपनी इनर लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होना शुरू होगा, क्योंकि वो जो कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम के पास है, वो कंट्रोल शिफ्ट करना हमने किसके पास? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास। नोट इट? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में इन दोनों की जंग जारी होती है, ठीक है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पावर में आ जाएगा तो हमारे केमिकल्स भी बैलेंस हो जाएंगे, हमारी सोच भी बेहतरीन हो जाएगी, और अगर वो किसी वजह से काम नहीं करेगा तो लिम्बिक सिस्टम हमें
थ्रेट डिटेक्ट करके बताएगा, एक दड़का सा लगा रहेगा, पता भी नहीं होगा मुझे खौफ क्या है। अच्छा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वो पावर देने का एक तरीका होता है कि आप सोच सोच के अपने फियर्स को, अपने अननोन फियर्स को या नेमलेस फियर्स को लफ्ज दें, नेम दें कि अच्छा मुझे क्या डर है, मुझे लोगों की जजमेंट का खौफ है, अच्छा क्या सोच लेंगे मेरे बारे में, मेरे बारे में कोई क्या सोच लेगा ज़्यादा ज़्यादा, अच्छा ये सोच लेगा। बाकायदा उसको वर्डिंग देनी है, घबराना नहीं है। समटाइम हम वो कहना भी नहीं चाहते, बस डर रहे होते हैं। वो जो खौफ होता है ना हमारा कि कहीं फलां मर ना जाए, जो भी हमने सोचा होता है हमारे जहन में, तो आपने मार देना उसको, बाकायदा लिखना है, सॉरी लिखना है कि हाँ जी चलो माना कि वो फलां मर गया। अब जिंदगी में क्या है, अच्छा अब जिंदगी तारीख हो गई है, अब कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है माना नहीं अच्छा लग रहा। उस चीज को ना वर्डिंग देनी, बार बार वर्डिंग देनी। जब आप किसी चीज के तखय्युल में जाएंगे, उसको वर्डिंग देंगे, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम में आएगा। जब उससे आप काम लोगे तो अल्टीमेटली लिम्बिक सिस्टम का कंट्रोल कम होना शुरू हो जाएगा और केमिकल भी बैलेंस होंगे। साथ में अगर आप मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसका भी एक असर आएगा, उसका भी एक आपको एज होगा। गॉट इट? सर इसको सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कह सकते हैं? इसको नहीं कहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। और सक्राटिक डायलॉग वो एक अलग मौजू है। उसमें सकरात जो है ना वो हमेशा सवाल किया करता था, जवाब नहीं देता था। तो फिर जवाब सोचना, जवाब की तलाश करना भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर सकता है। हमारी लेक्चरर ने ऐसे ही पूछा था, चलिए फर्ज करें आपका फेयर क्या है, अच्छा चलिए हो गए, फिर एंड पे वो खुद ही अपना हल निकाल देता है। वो असल में वो जब टीचर सामने बैठी थी ना, उसके रोब की वजह से भी फिर आगे कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, जूम पे ही उसके रोब से। लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छी थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इससे बात कर लूँगी। हाँ कर लें, ठीक है। सर मेरा ये मतलब कि कुछ ऐसे डर भी होते हैं ना इंसान के अंदर नहीं होते, लेकिन दूसरे क्या कह के कुछ चीज़ डाल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो खुद ना होके। फिर कुछ ऐसे भी डर होते हैं ना जो इंसान मतलब कि खुद नहीं भी होते अंदर, लेकिन दूसरे क्या कह के वो डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बारे में ये क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तुमने ऐसा किया, खुद ना अगर सोचते अच्छा, रहें क्या ये हो जाएगा। बहुत ही वैलिड है और ये घर में वालिदैन कर रहे होते हैं, ये वही अम्मियां कर रही होती हैं कि इस तरह बैठो, इस तरह चलो, इस तरह करो, डालते हैं कि ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगे हाँ। तो क्या सोचेंगे, कैसी लड़की है, कैसी हाँ तरबियत की, ये एग्जैक्टली। चीज़। तो वो लिमिट कर रहे होते हैं। वो जब लिमिट कर देते हैं तो हम फिर वो हमारे डर बन जाते हैं। वो हमें घर से डर फीड किया जाता है, ठीक है। वो डर लेके हम फिर सोसाइटी में निकलते हैं। अभी मैंने जो सेशन किया मैं बता रहा था आपको कि वो उसको घर से डर दिए गए, तो वो डर लेके जब जाएगी तो फ्रेंड्स, वो देखो वो लड़का तुम्हें ही देखी जा रहा है, वो बेचारी का ध्यान ही नहीं गया था, अब वो भी देख रही है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा। और अगले दिन फिर वो, अच्छा उसने मुझे देखा था या नहीं देखा, सोच का जाविया उधर को जाएगा। वो फ्रेंड जो है उसने गड़बड़ कर दी, सारा कसूर उसका, ठीक है। उसकी तो इंटेंशन भी नहीं थी, ना उसको डर था। अब उसको लड़कों का एक्स्ट्रा एक डर आ रहा है कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहे, कहीं मुझे खतरा तो नहीं। हालांकि वो टोटली कवर है, कोई खतरा नहीं। अमिगडाला उस चीज़ पे ध्यान करवा देगा कि नहीं तुम्हें खतरा है, कहीं तुम्हें फॉलो तो नहीं कोई कर रहा। वो खामखा का एक डर पैदा हो गया। कुछ वो घर से जो हमें सिखाया गया होता है उसकी वजह से भी होता है। सिखाना बुरी बात नहीं है, सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चियों को सिखाते दौरान कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए, ठीक है। उसको टेक्निक भी सिखानी चाहिए कि मुंह तोड़ देना अगर कोई मसला हुआ, ठीक है। अव्वल तो मसला होगा ही नहीं। तो जब हमें इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर वो हमारा घर से ही, बचपन से ही वो अमिगडाला एक्टिवेट कर दिया जाता है। मैं आपको वो एक डायरी का पेज बता रहा था कि 4-5 अटैक, उसमें मुझे 1-2-3 और अटैक ज़हन में आ गए कि उसको और क्या खतरे थे। वो घर में ही फैमिली मेम्बर से ही थे, कुछ वालों से भी था कि वो मारते बहुत थे, और भी जो होते हैं खतरे वो भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ये जो चीज़ हमने करनी है कि इंटरनल इनर लैंग्वेज को सोच समझ के जानबूझ के चेंज करना है कि अच्छा मेरी वर्डिंग में चाहिए बहुत है कि मुझे चाहिए मैं ऐसे कर लूँ, मुझे चाहिए ऐसे, मुझे चाहिए था ये वक्त से पहले करती, ये मैं पीछे रह गई। तो हमने उसको अपने प्रोफेशनल से या खुद नोट करना है कि अच्छा मैं ही ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं टोटली उसको इनर लैंग्वेज को चेंज करूँ। अच्छा, ये जब इनर लैंग्वेज चेंज होगी तो हमारे बाकायदा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे स्टिमुलेशन आएगी, टैपिंग होगी। इंटीरियर सिंगुलेट और इंसोला, ये 2 एरियाज हैं दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के। ये बाकायदा सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे और इनकी ड्यूटी क्या है, इमोशनल रेगुलेशन और मोटिवेशन के रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है मोटिवेशन कितनी ज़रूरी होती है। हम हाथ पाँव छोड़ के पड़े रहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ।
ठीक है, तो वो मोटिवेशन इन्होंने देनी होती है और वो इनको स्टिमुलेट करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे तो वो चीज़ आएगी। व्हाट वी से टू आवरसेल्व्स स्पेशली अंडर स्ट्रेस, बताएं आप, जब आप स्ट्रेस की कैफियत में होती हैं तो आप खुद से क्या कहती हैं? मैं खुद से यही कहती हूँ, मैं एक चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना, जैसा चल रहा है अभी उसको साथ लेके चलना है, ज़्यादा उसको हावी नहीं करना, साथ साथ उसको देखना है कि इसको कैसे मैं कोप अप करूँगी, कैसे इसका सोल्यूशन निकालूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हल करूँगी, या किसी के साथ शेयर करना है, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो मुझे उसका सोल्यूशन बताए, मुझे मतलब कि मोटिवेट करे या जी। काम करे कि इसको ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेना है, कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, नेक्स्ट शिफ्ट करें। जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो आप क्या करते हैं या क्या सोचते हैं? ट्राई यही करती हूँ कि जिस जिस सिचुएशन की वजह से है, मैं सिचुएशन को, जैसे आपने कहा ना कि लास्ट मोमेंट तक सोचो कि इसमें क्या हो सकता है, बुरे से बुरा भी और अच्छे से अच्छा भी, तो मैं ये देखती हूँ। तो इस वजह से ना स्ट्रेस खुद ही कम हो जाता है कि इतनी भी कोई इंटेंस सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस हो रहे हो। तो जब आप इस चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू करते हो, एक सिचुएशन के बारे में, उसकी नेगेटिव थिंकिंग में भी देखना शुरू करते हो कि इसका लास्ट मोमेंट क्या हो सकता है, और अगर आप पॉजिटिव में देखो कि अगर इसको ठीक करना है तो किस तरह हो सकता है। अच्छा, ये तो होगी, तो वो खुद ही कम होना ये शुरू तो हो होगी जाता है। बसीरत की बातें। जब बंदा अंडर स्ट्रेस होता है तो उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो ये सारा कुछ करे। ठीक लेकिन है। कभी इतनी वो इंटेंस सिचुएशन हुई नहीं है आप कि- पकड़े तो माइक्रोफोन, आप बताएं, वन बाय वन आगे शिफ्ट करें। सर मैं भी देखती हूँ कि सिचुएशन जो है वो कैसी है, फिर मैं देखूँगी अच्छा ये चीज़ जिस चीज़ का मुझे स्ट्रेस है कि अब ये कहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा हो जाए तो फिर हो गया तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सही ये approach चीज़ मैं होती है। सोचती हूँ कि अच्छा ये हो गया ठीक है, इससे आगे ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, फिर वो ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेस को कम कर देती है। कोई और बताना चाहता है? आई सेकंड हर ओपिनियन, मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सही अप्रोच होती है। और उसके अलावा आप अपने प्रीवियस जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हुए होते हैं, वो आप उनको वो देख सम सकते टाइम हैं। बहुत ही खतरनाक हुए होते हैं। नहीं, आपने उसकी पहले बेस पे तो हम फैसला कर रहे होते हैं कि आपने- पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा ही होगा। नहीं, पहले भी इंसल्ट होगी थी। एक्सपीरियंसेस से हम सीख सीखते जाते हैं ना। हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते हैं ना, वो जो लर्निंग होती है सम टाइम वो फॉल्टी लर्निंग होती है, वही तो मर्ज को बनाए होती है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। सर, ये और भी तो सम हो टाइम सकता है वो कि आपने- रीलर्न करने की जरूरत होती है। जी, ये भी तो हो सकता है कि आपने उससे ये सीखा हो कि अगर नेक्स्ट ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने किस तरह से कॉप करना है, आप लर्न भी तो करते हैं ये experience से। सही अप्रोच होगी कि अगर आपने ये सीखा हो, होपफुली हर इंसान यही सीखे कि आइंदा इस सिचुएशन में या इसके मिलती जुलती सिचुएशन में मैं हाथ पांव नहीं छोड़ूं, मैं इस तरह इसको करूं। अब देखिए जैसे अभी ये जंग वाला था, मैंने आपको जैसे रिसेंटली बताया कि जब हुआ ना फर्स्ट डे बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ, इतना एक्सट्रीम कि मुझे लगा एंजाइटी मेरी ट्रिगर हो गया, मुझे पैनिक अटैक ही आएगा। किस वजह से? ये जंग वाली हालत, अच्छा, first day जंग का वाली। ये, हाँ। आपको क्या लगा सीधा लगा गोला बस, आपके ऊपर लगेगा? अब सबसे पहला मिसाइल मेरे घर पे गिरेगा। हाँ। लेकिन उसके बाद जब तो ठीक है, थोड़ा- जन्नत का हाँ, टिकट थोड़ा सा उसकी deeply- कन्फर्म जंग थी। अच्छा, अब देखिए वही बात है ना, अब हमें एज ए मोमेंट भी पता है कि ये चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो शादी रह जाएगी, वो तो नहीं आ जाएगी। नहीं उससे भी ज्यादा बड़े बड़े मसले। अच्छा, वो एक था ना कि जैसे अभी लाइफ थोड़ी बैलेंस होने लगी थी, चीजें समझ आने लगी, अभी तो कंट्रोल वापस अभी आया था। जीना शुरू किया था मैंने। हाँ, अभी जीना। फिर मैंने वही सोचा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही जीना बेहतर है, और जितना मुझसे अल्लाह ने काम लेना है वो ले लेना है, वो इतने में ही ले लेना है। और जब जिस तरह शुरू में एंजाइटी जब होती है तब भी हम यही बात करते थे जी। ना कि जब आनी है तब तो आ ही जानी है। बिल्कुल, तो जब नहीं आ रही तो पहले से सोच के क्यों मरना है, रोज Exactly. रोज क्यों मरना है, एक दफा में ही मरेंगे। तो वही वाली चीज थी, मैंने कहा एक दफा में मरेंगे, रोज रोज नहीं मरेंगे। अच्छा, इसमें मेंटल क्लैरिटी और ये बहुत ज़रूरी होती है। सम टाइम हम वो ट्रिगर के ज़ेरे असर आ जाते हैं जब अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो हमें इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम अपने हवास को बरकरार रख सकें। तो हमारा ब्रेन का वो जो लूप है ना, फाइट एंड फ्लाइट, वो ट्रिगर कर जाता है। फिर हम उस लूप में फंस जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उस लूप में चले जाते हैं। और फिजिकल सिम्टम्स भी आती हैं, सांस बंद होना शुरू हो गया, टांगों में जान खत्म हो गई, ठीक है। और हम कोई मलिंगरिंग भी नहीं कर रहे होते कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि टेंशन मिले, हमारी वैसे ही बस हो जाती है, ठीक है। और दूसरी अप्रोच ये है जो आप लोगों ने डिस्कस किया है कि इंसान मेंटली अवेयर हो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, क्या कर देगा ये? सर लेकिन अक्सर मैंने अपने मतलब के केस में नोट किया है कि अगर ऐसे कोई कंडीशन हो ना, तो मतलब कि मुझे वो समझ ना आ रही कि क्या करना, लेकिन सम टाइम ऐसे मोबाइल अब मैं यूज़ करती हूँ ना, तो रील स्क्रॉल करते ही या वैसे भी, तो वो पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसपे उसके मुताबिक ना कोई ऐसा पॉइंट है जो उसके जवाब में होता है कि अगर ये करूँगी तो मे भी ये चीज़ ठीक हो जाए। तो उसके रिलेटेड जैसे मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आयत आ गई कि अगर आप ये करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाती होती हैं।
और मतलब कि ये होता है, और मैं अपने आप को कहती हूँ नहीं नहीं ठीक हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, मरने तो नहीं ना लगी निकल ही आऊंगी, पहले भी निकल आई थी। एग्जैक्टली इसको कहते हैं डिले करना। ये एक बहुत शानदार अप्रोच होती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को डिले करें कि अच्छा ये खतरा है, चलो ठीक है, इसके बारे में मैं 10 मिनट बाद दोबारा फैसला करती हूँ, सोचती हूँ। उस 10 मिनट में कोई ना कोई आयत हदीस कोई चीज़ वो इमोशन शिफ्ट हो जाता है। गॉट इट। अब अगली अप्रोच है स्पीक यूर सेल्फ इन दी सेकेंड पर्सन लैंग्वेज। आप दूसरे को कैसे मुखातिब करते हैं, ये पहले भी हमने कर दिया है कि आप दूसरे को कैसे मुखातिब करते हैं। इंटरनल डायलॉग में ये चेंज लानी है। खुद से ये नहीं कहना कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। खुद से मैं की लैंग्वेज में बात नहीं करनी। तुम ये करोगे, जब तुम वाली बात आती है तो वो एक ऑर्डर होता है। आप यूं समझें कि आपकी निगरानी में एक फर्द को हमने दे दिया कि इसकी कोचिंग करो, तो आप उसे क्या करोगे? हुक्म ही दोगे ना कि ये करो, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे करो। तो अपने ब्रेन के साथ और अपने साथ भी ये करना है, ठीक है, बाकायदा अपना नाम लेके अंदर ही अंदर कि अब तुम्हें खाना पकाना है। अगर आप कहेंगे मैं खाना पकाऊंगी, हाँ मैं पका ही लूंगी, थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, या आज कोई दूसरा बर्तन धो ले, वो आ जाएगी ना वो चीज़। तो जब आप अपने आप को ऑर्डर जारी कर दोगे कि ज़ैनब ये तुमने करना है, तो फिर करना है। सेकंड पर्सन लैंग्वेज समझ आ गई? अच्छा, ये करेगा क्या? खुद से ये कहना कि मैं ये करूंगा, इसकी बजाय तुम ये करोगे, ये इंटरनल डायलॉग चेंज करेगा क्या? बहुत सी स्टडीज जो है ना वो ये शो करती हैं कि आपके ब्रेन में जो एक ईगो बेस्ड सेल्फ क्रिटिक्स होता है ना, वो उससे शिफ्ट होके कोचिंग मोड में ले जाता है। अब ईगो बेस्ड सेल्फ क्रिटिक क्या होता है? खुद को क्रिटिसिज्म करते रहना, खुद को क्रिटिसाइज करना, ये भी तुम अच्छा, तुम बिरयानी बना रही हो, नहीं तुम अच्छी नहीं बना रही, थोड़ा सा ऐब रह जाएगा, ये हो जाएगा। वो सेल्फ क्रिटिसिज्म उस जोन से निकाल के आपको कोचिंग मोड में ले जाता है कि जैसे आप किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, उसको बिरयानी बनाना सिखा रहे हो। आप बिरयानी नहीं बना रहे, आप किसी को बिरयानी बनाना सिखा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि अब तुम इसको दम दे दो, अब तुम ये करो, ठीक है, तुम वाली लैंग्वेज में चले जाना है। गॉट इट? ये भी डायरेक्टली आपके ब्रेन में चेंजेस लेके आएगा। यू बिकम योर ओन गाइड, नॉट योर ओन क्रिटिक। बजाय अपने आप को क्रिटिसाइज करने के अपने गाइड क्यों नहीं बन जाते? गॉट इट? अच्छा, आपने तहैया कर लेना है कि 3 दिन इस तरह गुजारने हैं कि अपना इंटरनल डायलॉग शिफ्ट करना है। कल से ही अपनी सुबहें जो है ना, उनको इस तरह उनका आगाज करना शुरू कर दें कि खुद को मॉनिटर करें, मैनेज करें, खुद को कमांड दें। कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, खुद को इस तरह चलाना है। गॉट इट?